नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर सभी एग्जाम के लिए हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस आदि सभी के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आज सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इससे पहले हमारे सामान्य ज्ञान के 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है और उस चौथे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को और विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं, जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गीत गोविंद के जो लेखक थे वो जयदेव थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तराइन की पहली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, खनवा की लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में। तो आपको इसका आंसर बताना है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। और जितनी भी लड़ाई इसमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी लड़ाइयों को आप बताना है कौन किस सन में हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी। आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन की दूसरी लड़ाई में। और तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1192 में। और ये लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। और जो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद आ जाते हैं खनवा की लड़ाई। खनवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी। बावन ने जो है इसमें राणा सांगा को हरा दिया था। उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो हुई थी 1526 में। कब? 1526। इसमें बावन ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो सभी लड़ाइयाँ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुई थी। अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहली 1526 में बाबर ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद 1556 में हुई थी दूसरी लड़ाई पानीपत की, उसमें अकबर ने हेमू को हराया दिया था। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, उसमें अब्दुल अहमद शाह जो थे, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को। तो ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं। मतलब काल के अनुसार कौन सी घटनाएं, सन के हिसाब को आप देखना है, आगे की तरफ आपको बढ़ना इस। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको जब इनका सन पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 1930 को। और भारत छोड़ो
भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को 1942 को। अब कैबिनेट मिशन जो है, प्लान कैबिनेट मिशन, ये हुआ था 24 मार्च 1946 को। कब? 1946 को। तो ये आपको बताना है। पहले 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को हुआ। तो 1930, 1942, 1946, तो यही आपका राइट आंसर होगा। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। तो आप देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें पहला ही आंसर देखिएगा। पहले आ रहा सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली केरल का लोक नृत्य है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन नंबर दिए हैं ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है टिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है भूमरा का शिव मंदिर। तो आपको बताना है जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? जो सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब जो ग्रह हैं उनको आपको सही क्रम में बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले बुध, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। तो एक तरफ तो दी गई है हवा और दूसरी तरफ स्थान। कौन सी हवा कौन से स्थान पर चलती है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये दिए है मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया और खमसिन मिस्र। तो यहाँ पर आपको होता है मिस्टल जो है वो फ्रांस में चलती है, यामो जापान में चलती है और खमसिन मिस्र में चलती है। जो सिराको हवा है ये जो है ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिचक्रवात प्रतिचक्रवात की विशेषता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता है, आपको बताना है प्रतिचक्रवात की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है तेज पवन, ऑप्शन नंबर सी है तीव्र दृष्टि और ऑप्शन नंबर डी है स्वच्छ आकाश। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चक प्रतिचक्रवात जो होता है वो चक्रवात का विपरीतार्थक होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ आकाश। प्रतिचक्रवात की विशेषता स्वच्छ आकाश है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लोएस का पठार है। लोएस का पठार है। क्वेश्चन नंबर 10 है लोएस का पठार है। ऑप्शन नंबर ए हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत और पवनकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवनकृत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग और राष्ट्रीय विपणन आयोग। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग
इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, मतलब इसमें पंचवर्षीय योजनाएं दी गई, उनके कार्यक्रम के अनुसार कौन योजना कितने वर्ष तक रही। तो उसमें सभी सही है, एक जो है आपको गलत है, वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी, 56 तक चली थी, बिल्कुल सही है। दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये भी सही है। चौथी पंचवर्षीय 1966 से 71, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 74 तक हुई थी, लेकिन इसमें दिया गया 1966 से 71, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा, 1998, 1996, 1999 या 2000। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2000, क्योंकि 2000 और 2001 अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी, 2001, 2000 और 2001 में। तो यहाँ पर 2000 ऑप्शन दिया, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2000। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, प्लस वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। कौन सा, विधिक अधिकार। जो ये विधिक अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन, कौन से, 44वें संविधान संशोधन 1978, कौन सा, 1978 के द्वारा जो है मूल अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया था। कब, मूल अधिकार श्रेणी से इसको हटा दिया गया था। और इसको 300 का, कौन, अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो इसके आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 ए। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए जो है वो 86वें संविधान संशोधन, कौन से, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उपबंधित किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। मतलब जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया था। तब इसमें 22 भाग, कितने, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, कितने, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितनी, 8 अनुसूचियां थी। तो आपको यही बताना था संविधान में जब पारित हुआ था तब कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां आपको बतानी है। तो अनुसूचियां कितनी थी, 8, अनुच्छेद 395। तो 395 और 8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और अगर वर्तमान की बात पूछते हैं इस समय, तो इस समय वर्तमान में जो है
संविधान में 22 भाग तो 22 हैं, कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, और इसमें 12 अनुसूचियां हैं, कितनी 12। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा इसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो बताना इसका राइट आंसर क्या हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं मूल अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संशोधन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 है एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दी है बी एस नायपाल, ऑप्शन नंबर बी है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर सी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी है आरहान पामुक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बी एस नायपाल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है बी एस नायपाल की रचना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर दिए हैं पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। तो आपको सभी लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण और गैल्वेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइजेशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है वो किस जिले में स्थित है? पीलीभीत में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में, हमीरपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए है महंगाई पर नियंत्रण लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, केवल ए या ए व भी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर जो है महंगाई पर नियंत्रण लगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2004 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू या वीवी गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 28 है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए स्थानों में सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संगीत दिए गए हैं और एक तरफ स्थान दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन संगीत किस स्थान पर होता है। तो कजरी बनारस ये तो बिल्कुल सही है, होली ब्रज ये भी सही है और नौटंकी हाथरस ये सही। बिरहा जो है ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर बी है नए पदों का सृजन में यथाशीघ्र नियुक्ति करना। ऑप्शन नंबर सी है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी है कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं। तो आपको बताना श्रेष्ठ उपाय बताना। ऑप्शन तो वैसे सही सभी लग रहे हैं, लेकिन आपको जो श्रेष्ठ है वो क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ये पुलिस व्यवस्था की सुधार श्रेष्ठ उपाय होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन सभाएं, और ऑप्शन नंबर सी पॉप संगीत या जेट उड़ान। तो इसमें आपको निम्नलिखित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बता दें। वैसे तो सभी भारी ट्रक यातायात सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण है, लेकिन जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण के कारण है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान जो है वो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? गंगा, महानदी, चंबल, नर्मदा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भूटान देश की राजधानी व मुद्रा बताइए। भूटान देश की राजधानी व मुद्रा बताइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, थिम्पू, गुलतरुम, ऑप्शन नंबर बी है टोक्यो येन, ऑप्शन नंबर सी है मनीला पेसो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा थिम्पू और गुलतरुम। भूटान देश की जो राजधानी है वो थिम्पू है, इसकी मुद्रा गुलतरुम है। और जो जापान है उसकी राजधानी टोक्यो और उसकी मुद्रा येन है। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 जनवरी, 9 जनवरी, 15 जनवरी या 8 जनवरी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36 और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।